हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 17 होने वाला है। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर है। तो इसके बाद हमारा रिलेशन एंड फंक्शन भी खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू कर लेंगे। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर है। आखिरी लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज मिसलेनियस देख लेंगे। मिसलेनियस के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर किसी ने इससे पहले के अगर 16 वीडियो नहीं देखे तो वो जाके दे सकता है। अगर वो मिसलेनियस का उसने पीछे वाला पार्ट नहीं देखा, क्योंकि हम 6 क्वेश्चन और जितने भी मिसलेनियस के एग्जाम्पल थे वो हम इससे पिछले वाले पार्ट में करवा चुके हैं, यानी कि 16वें नंबर वीडियो में हम सारे करवा चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम करेंगे। तो हमारे कितने क्वेश्चन बचे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जितने भी हमारे बच्चे वो सारे करने थे। तो आज मैं बुक लेके आया हूँ, थोड़ा सा हमारा बजट बढ़ा है। तो ये देख लो, आपकी क्लास 11th की बुक, प्यारी सी एकदम, यही आपकी बुक। तो देख लेते हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं। तो आप भी बुक्स लेके बैठ जाओ, मैं भी बुक्स तो लेके आ गया हूँ। तो आप भी बुक लेके बैठ जाओ, कम से कम अब तक नहीं बैठे हो तो बुक निकाल लो, यही आपकी बुक है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक कैसी बुक है, कैसी होती है, तो देख लो एक बार। और यही है आपकी, निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। NCERT आपकी निकाल के बैठ जाओ। तो शुरू कर लेते हैं। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखना था। क्वेश्चन नंबर 6 था देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, एक हमारे पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, जिसमें है हमारा एक्स प्लस 1। एक हमारा फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स, जिसमें हमारे पास क्या है 2x माइनस 3। हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड एफ प्लस जी। और इसमें बता रखा है कि एफ और जी हमारा क्या है, एफ और जी हमारा R2R है। तो देखो डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो हम सारे ऑपरेशंस वगैरह हम इसमें कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या दे रखा है करने के लिए, एफ प्लस जी करने के लिए बोल रहा है। तो यानी कि इसमें इसको ऐड कर देना है, एफ ऑफ जी ये करना है। यानी कि क्या करना है हमें, एफ प्लस जी ऑफ एक्स करना है, यही करना है ना हमें। तो देखो बुक में ऐसे दे रखा है, एग्जाम्पल में हमें ऐसे दे रखा था, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों हमारा इक्विवेलेंट है। तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। तो ये हमारा एक्स प्लस 1 पहले प्लस में 2x माइनस 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 3x प्लस का माइनस का 2, 3x माइनस 2। दूसरा वाला हमारा एफ माइनस जी, यानी कि f में से g को घटाना है। तो x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 3, माइनस ऑफ 2x माइनस 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये x प्लस 1 माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस, ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस का हमारा 4। तो ये हमारा f माइनस जी हो गया। एक हमारा बच रहा है f अपॉन में जी, यानी कि f अपॉन में जी हमारा कहाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो तीसरा वाला हमारा क्या है, f अपॉन में जी। तो यानी कि f हमारा क्या है, x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। तो ये हमारा क्या आ गया, f अपॉन में जी। तो ये हमारे तीनों पार्ट से बहुत आसान पार्ट से, कोई इसमें खास बात नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कि आपको ये दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3, तो हो सकता है ये आपका आंसर कभी मैच करे ना करे। क्यों नहीं मैच करे, वो रैशनलाइज भी कभी करके दे सकता है, कभी भी वो रैशनलाइज भी कर सकता है। जैसे कि 2x माइनस 3 तो जरूरी नहीं है, तो इसको 2x प्लस 3 इंटू में 2x प्लस 3 ऐसे सॉल्व करके इंटू पे करके सॉल्व करके भी आपके पास आंसर दे सकता है। तो आप मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना आप मैच कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। नोट करना है, नोट कर लो पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं तक था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा का इसमें खास तो है नहीं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है हमें जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो 8वां क्वेश्चन जिसमें पहले एक फंक्शन दे रखा है एफ हमारा फंक्शन है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है 1,1, फिर हमारा 2,3, फिर अपने पास है 0,-1, 0,-1, फिर हमारे पास है -1,-3, ये हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं एक फंक्शन f में। और ये हमें क्या बता रखा है, f हमारा कहाँ है, f हमारा कहाँ से कहाँ तक है, z टू z, यानी कि डोमेन हमारा z और कोडोमेन हमारा क्या, वो भी हमारा z मतलब इंटीजर्स। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f ऑफ x। और क्या है हमारा ये f ऑफ x, ax प्लस में b। तो ये हमें सॉल्व करके दे रखा है, और ये हमें ओवरऑल एक सेट बिल्डर फॉर्म में बोल सकते हैं रिलेशन दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में एक फंक्शन दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें a और b निकालना है, और a और b हमें निकालना है, और साथ ही साथ हमें बता रखा है कि a और b हमारा क्या है, इंटीजर्स है, और
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए और बी ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ए और बी हमें निकालना है और ए और बी हमें बता रखा है कि इंटीजर्स है। ए और बी हमारा क्या है, इंटीजर्स है। तो बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, ए ऑफ एक्स और बी एक और एक पहली चीज, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई। वाई को हम और क्या बोलते हैं, वाई को ही हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। हम वाई को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। वाई हमारा किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसको वाई इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। वाई इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी। अब देखो y का एलिमेंट ये वाला, ये एक हमारा x का, ये x और ये y, ये x और ये y, ये x और ये y। ऐसे करते करते अगर आप दो इक्वेशन तो बना ही लोगे। पहली वैल्यू उठा के डाल दो ना यहाँ पर, तो पहली वैल्यू में उठा के डाल रहा हूँ। तो पहली वैल्यू में हमारा y क्या है, 1, 1 इक्वल्स टू में, और x क्या है हमारा, ये भी 1। तो a प्लस बी, x की जगह पे 1 डाल दिया। दूसरी वाला डाल दो, तो दूसरा वाला में हमारा y क्या है 3 और x क्या है हमारा 2, तो 2a प्लस में हमारा b कर दो। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आराम से दोनों वेरिएबल निकल जाएंगे। बट इसमें अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप तीसरा पॉइंट डालते हो तो तीसरे पॉइंट में हमारा x 0 है। x अगर हमारा 0 है तो हमारा एक टर्म ऐसे ही कट जाएगा, चाहे आप ऐसे कर लो या फिर देख लो यहाँ पर हमारा एक टर्म ऐसे ही कट जाएगा, तो हमें और आसानी होगी। तो डाल देते हैं, ये वाला टर्म उठा के डालते हैं। तो 0, -1 डालते हैं इसमें। 0, -1 डालने पर क्या होगा, हमारा x हमारा 0 हो जाएगा, x तो यानी कि a इंटू में 0, x हमारा 0 है, प्लस में हमारा b, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। y इक्वल टू में क्या गया हमारा b, और y हमारा क्या है इसमें, y हमारा है -1, y अपना है -1, y हमारा -1 है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b हमारे पास आ गया -1, b हमारे पास कितना आ गया -1, या ऊपर लिख देते अच्छा लगेगा। b हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। तो b हमारा -1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, b हमारा -1। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो अब हमारे लिए आसानी सी बात है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, यही वाला उठा लेते हैं, पहला वाला। कब, जब हम 1, 1 डाल रहे हैं तब। तो क्या आ रहा है हमारा 1 इक्वल्स टू में a प्लस बी, जिसमें कि b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो 1 इक्वल्स टू में a -1, तो a हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 2, a हमारा 2 और b हमारा -1। तो इसमें हम डाल दो, तो इसमें डाल के भी लिख देना f ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा 2x -1। तो ये हमारा क्या है फंक्शन f ऑफ x। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू में 2x -1। इतना हमारा फंक्शन आ गया, ये हमारा फंक्शन आ गया। नोट कर लो, ये आप नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रखा है, एक रिलेशन दे रखा है n से n, एक हमें रिलेशन दे रखा है n से n। तो यही है जो आपने कल मैंने एक एग्जांपल करवाया था आपको, और मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है 12th का टॉपिक है, बट आपको अभी से थोड़ी सी वो हो, तो इसलिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो कर सकते हैं आप, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था, जो मैं कल बता चुका था, तो वही समझना था। तो हम अभी भी फिर से समझाएंगे आपको, हमारा तो काम ही है समझाना, तो समझाते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या दे रखा है, क्या बोला है सबसे पहले, एक हमारे पास रिलेशन दे रखा है n to n। तो रिलेशन हमारे पास क्या है n to n। तो पहला रिलेशन देख लो कहाँ से कहाँ तक है, n to n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन हमारे नेचुरल नंबर से और कोडोमेन भी हमारे नेचुरल नंबर से। और हमारा रिलेशन दे रखा है ऐसे कि a, b सच दैट a और b हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, a और b हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ a हमारा किसके इक्वल है b स्क्वायर के, a हमारा b स्क्वायर के इक्वल है। फिर हमें बताना है क्या ये रिलेशन जो नीचे जो दे रखे हैं, जो नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं वो सारे ट्रू है या नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या दे रखा है, फर्स्ट में हमें दे रखा है कि a, a हमारा r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारा a, हमारा r को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या है, a, b पे हमारा ये आ रहा है, a, b जब हम डालेंगे तब हमारे पास ये रिलेशन मिलेगी, a, b हम डालेंगे तब हमारे पास ये रिलेशन मिलेगी। ये आप ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। जब आप a, b डालोगे तब आपको बस ये रिलेशन मिलेगी। बात दिख रहा है, ये हमारा ऑर्डर पेयर ऐसे डालोगे तो कुछ हमारा रिलेशन ऐसा बनेगा,
ठीक है। अगर ये ऑर्डर पेयर आप डालोगे, ये ऑर्डर पेयर डाल के देखो तो हमारा रिलेशन कैसा बनेगा, ए की जगह पे मैंने क्या डाल दिया ए, फिर बी की जगह पे भी हमारा ए है तो बी की जगह पे हमें ए डालना है, यानी कि हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह पे हमारा ए स्क्वायर। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हमारे उसके इक्वल ही आ जाए? हाँ, तो एक 1 है, एक हमारा 1 है। 1 डाल के देखो, ए की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो हमारा 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये 1 के लिए तो सही है, 1 के लिए तो सही है। क्या ये अगर मान के चलो अगर इस रिलेशन को ट्रू होना है, इस रिलेशन को अगर ट्रू होना है तो ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए। बट अगर मैं 2 डालता हूँ ए की वैल्यू, तो चेक करो ए की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी तो क्या ए इक्वल टू में ए स्क्वायर आएगा? तो देख लो, ये हमारा 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या 2 4 के इक्वल है? क्या 2 हमारा 4 के इक्वल है? ये तो नहीं है इक्वल, ये हमारा इक्वल ही नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फेल हो जाएगा, ये हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये हमारा क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें लिखना है, तो हम लिख देते हैं, तो नोट कर लो। तो फंक्शन को अगर ट्रू होना है तो इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट्स पे ट्रू होना चाहिए फंक्शन को। अगर या फिर जो भी अगर आपको कोई लाइन दे रखी है, अगर उसको ट्रू प्रूफ करना है तो वो हर पॉइंट पे ट्रू होना चाहिए। अगर उसे फॉल्स प्रूफ करना है, किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो फॉल्स प्रूफ हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो देख लो, तो ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा फॉल्स आ गया। अब हमें शायद इसमें जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई भी करना है। हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो हम इसमें बस एग्जांपल एक दे देते हैं, काउंटर एग्जांपल। एक काउंटर एग्जांपल दे दो तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस या फिर लेट, हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारा क्या है, 2 के इक्वल, जो हमने अभी देखा था, लेट ए इक्वल्स टू में 2 के इक्वल। और हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, ए इक्वल्स टू में बी स्क्वायर, कब कब, व्हेन, जब हमारा ऑर्डर पेयर ए कोमा बी हो, जब हमारा ऑर्डर पेयर ए कोमा बी हो। फिर तो ए कोमा ए पर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू भी हम ए डाल देंगे, तब हमारा क्या बनेगा, ये ए इक्वल्स टू में ए स्क्वायर, ए इक्वल्स टू में ए स्क्वायर। तो यहां से डाल के दे दो, तो ए हमने क्या माना 2, तो यहां पर ये हमारा 2, ये हमारा 2 का स्क्वायर हमारा 4। अब यहां पे बता देना है कि 2 क्या हमारा 4 की इक्वल है, नहीं। सिंस फॉर ए इक्वल्स टू में 2, फॉर ए इक्वल्स टू में 2, फॉर ए इक्वल टू दिस, क्या है ये हमारा, दिस रिलेशन इज फॉल्स, दिस रिलेशन इज फॉल्स, ये हमारा क्या है, दिस रिलेशन इज फॉल्स। जरूरी नहीं है कि 2 के बाद ही फॉल्स होगा, ठीक है, 2 के बाद तो मतलब फॉल्स होगा, बट वो हमारे जरूरी नहीं है। बस हमें कोई एक पॉइंट बता देना है जहां पर हमारा फेल हो रहा है, तो मैंने एक पॉइंट बता दिया, हमारा काम खत्म। इसके बाद तो बहुत सारे क्या, सारे पॉइंट्स पे फेल हो रहा है, बस एक हमारा 1 पे ये पास होता है, बाकी बात सारे पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, ये फेल हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे ये पास होने वाला नहीं है, किसी भी पॉइंट पे ये पास ही नहीं हो सकता। तो ये अपना किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक को छोड़ के, जब ए की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे, उसके अलावा हर पॉइंट पे क्या करेगा, ये रिलेशन फेल हो जाएगा। अब देख लेते दूसरा, दूसरा हमारा क्या है, ए कोमा बी इक्वल्स टू में आर, इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा हमारे पास है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट, क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज का मतलब क्या है, यानी कि इक्वल्स टू होगा। इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। दिस इंप्लाइज बी कोमा ए भी हमारा आर को बिलोंग करेगा, ए बी कोमा ए भी हमारा आर को बिलोंग करेगा। इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, यानी कि कहने का मतलब ये यहाँ पर बी है, कहने का मतलब क्या है, इंप्लाइज का मतलब क्या है, तो इसे अगर आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ए कोमा बी जो हमारा बी कोमा ए के इक्वल होगा। ये कह रहा है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं ए कोमा बी पहले ले लेता हूँ, ए कोमा बी मैंने इधर ले लिया, या फिर हम वैल्यू डाल के देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, वैल्यू डाल के चेक करके देखो। वैसे अगर आप देखोगे तो अगर मैं बिना वैल्यू के समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ए हमारा किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल, ए हमारा किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल। इसके हिसाब से मैं चल रहा हूं, इसके हिसाब से ए हमारा बी स्क्वायर के इक्वल है, और अगर मैं इसके हिसाब से चलूंगा तो बी हमारा ए स्क्वायर के इक्वल आएगा, इसके हिसाब से बी हमारा ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहां से देखो बी हमारा क्या आ रहा है, रूट अंडर ए प्लस माइनस रूट अंडर ए, बी हमारा क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर ए, बी हमारा यहां से प्लस माइनस रूट अंडर ए, और बी हमारा यहां से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये दोनों बी आपस में इक्वल होंगे,
क्या ये बी दोनों आपस में इक्वल होंगे? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर देखो ये रूट अंडर है, यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा रूट अंडर है, यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर है। ये वैल्यू को कम करता चला जाएगा, ये वैल्यू को कम करता चला जाएगा। पॉइंट्स तो हम इसमें डाल नहीं सकते, अगर पॉइंट्स डालेंगे तभी तो वैल्यू को बढ़ाएगा। तो पॉइंट्स तो हम इसमें डालने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें नेचुरल नंबर डालेंगे। तो नेचुरल नंबर अगर डालेंगे तो ये वैल्यू को कम करता चला जाएगा और ये वैल्यू को बढ़ाता हुआ चला जाएगा, स्क्वायर करता चला जाएगा। तो इस हिसाब से देखो तो ये तो पहले ही फेल है, तो ये हमारा क्या है? फेल है। देखने से ही पता चल रहा है। अब हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल एक दे लेते हैं। हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल दे लेते हैं। यहां पर से फॉर हम क्या करते हैं? बी ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, बी की वैल्यू लेते हैं, अच्छा रहेगा। बी की वैल्यू मैं ले लेता हूं 2। बी की वैल्यू मैंने 2 ले ली, बी की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? 2 ले लिया। तो इस केस में देन ए कोमा बी, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी में हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा बी स्क्वायर के इक्वल है, तो ए हमारा क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? ए हमारा यहाँ से 4 आ रहा है, ए हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा फॉर बी इक्वल्स टू में 2 पर ही, फॉर बी इक्वल्स टू में 2 पर ही, अब मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ? मैं इसके लिए चेक कर रहा हूँ, बी को ए के लिए चेक करो। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा? हमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए लिखना पड़ेगा, सॉरी बी इक्वल्स टू में ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बी इक्वल्स टू में ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा b क्या है? b हमारा 2 है, तो यहाँ हमारा 2 क्या है? किसके इक्वल है? a स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हमारा a कितना आ गया? यहाँ से हमारा a कितना आ गया? रूट अंडर 2 प्लस माइनस। a हमारा कितना आ गया? रूट अंडर 2 प्लस माइनस। तो देख लो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? यहाँ से a हमारा 4 आ रहा है, यहाँ से a हमारा रूट अंडर माइनस 2 रूट अंडर सॉरी प्लस माइनस रूट अंडर 2 आ रहा है। दोनों हमारे क्या है? अलग है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस for b equals to 2 this relation fails या लिख दो not hold ज़्यादा अच्छा रहता है मैथ्स में। not hold लिखोगे, not hold का मतलब क्या है? ये हमारा होल्ड ही नहीं कर रहा है रिलेशन। मैथ्स में ज़्यादा अच्छा रहता है not hold। शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये पता नहीं, थोड़ा सा ठीक है दिख रहा है। तो ये हमारा b की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो ये हमारा रिलेशन क्या है? होल्ड नहीं करेगा। ये भी चेक कर लो, दिख रहा है? हाँ, तो आज तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा रिलेशन क्या है? होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट हमारा। तीसरा पार्ट देख लेते क्या है, नोट कर लो। इसको नीचे लिखना, ठीक है, इसको नीचे लिखना। ये जगह की थोड़ी सी कम पाई थी तो मैंने ऊपर लिख दिया। इसको इन सबको सॉल्व करने के बाद नीचे तब लिखना है, इसके नीचे जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। ये सब लिख के दिखाना, जैसे हमारे इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है? फंक्शन फेल हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट ये लिख दोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा एग्जामिनर इसमें नंबर दे सकता है, पक्का है 101% चांस है एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे समझा के बताया नहीं जो हमारा कहाँ पे कैसे फेल हो रहा है। बस आपने बता दिया कि 2 पे फेल हो रहा है, बट हमें ये भी तो बताना है ना कि 2 पे हमारा फेल हो रहा है। प्याज वाला आ गया, कोई बात नहीं, प्याज खा सकते हैं, वैसे प्याज है। कोई बात नहीं, आते रहते हैं प्याज वाले वेंडर से, काम तो उनका ही। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? a कॉमा बी अगर हमारा r को बिलोंग करेगा, a कॉमा बी हमारा r को बिलोंग करेगा, b कॉमा सी हमारा वो भी r को बिलोंग करेगा, तो b कॉमा सी भी हमारा r को बिलोंग करेगा, b कॉमा सी भी हमारा r को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज क्या है? दिस इंप्लाइज p हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, b कॉमा सी हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। इस दिस इंप्लाइज a कॉमा सी हमारा क्या होगा? रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। इंप्लाइज का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ये है तब जाके ये होगा। इंप्लाइज का मतलब क्या है? अगर ये हो रहा है तब हमारा ये होगा। इंप्लाइज का मतलब ये समझते हो तो आप इक्वल टू, मैंने इसे बता दिया था कि अगर ये होगा तब हम ये लिख सकते हैं। इफ दिस हैपेंड देन दिस थिंग नीड टू बी हैपेंड, इफ दिस हैपेंड देन दिस थिंग नीड टू बी हैपन, मतलब होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। डू और डाई मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी, करो या फिर मरो, इसको होना ही पड़ेगा। मरो भी नहीं, मर भी नहीं सकते, इसको होना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तब ये हमारा होना ही पड़ेगा, ठीक है। बट चेक करते हैं क्या ये हो पा रहा है इस केस में। इस केस में क्या हो पा रहा है हमें तो यही बताना है ना, हमें हो रहा है नहीं बता रहा है तो हमें ये बताना है। तो चेक कर लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम b की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं। b हम मान लेते हैं 2, लेट हमने b मान लिया 2, b हमारा किसके इक्वल है? 2 है। तो अगर मैं ऑर्डर पेयर a, b हमारा है,
ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, अगर मैं इसके हिसाब से लिखूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, ए हमारा क्या है बी स्क्वायर के इक्वल, ए हमारा बी स्क्वायर है तो यहाँ से देखो 2 2 जा 4, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो 2 2 जा 4, ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ए हमारा क्या है बी स्क्वायर के इक्वल, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बी की जगह पे मैं 2 डाल दूंगा ना, तो 2 का स्क्वायर हमारा ए कितना आ गया 4, ए हमारा 4 आ गया, ए की जगह पे मैं 4 डाल देता हूँ, और बी हमारा क्या था ऑलरेडी बी हमारा 2 था, कितना आ गया, ठीक है। अच्छा अब बी कॉमा सी वाले में देखो, अब मैं बी कॉमा सी यूज़ कर रहा हूँ, बी कॉमा सी में यूज़ करूँ। अच्छा बी कॉमा सी वाले के लिए देखो, बी कॉमा सी में मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा बी कॉमा सी वाले में, ये देख लो बी कॉमा सी में अगर हमारा रिलेशन है तो बी कॉमा सी मतलब क्या है, बी हमारा सी स्क्वायर के इक्वल होगा, बी हमारा सी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो बी हमारा सी स्क्वायर के इक्वल। अब चेक करो बी हमारा क्या था, बी हमने 2 आना था तो बी हमारा यहाँ से 2 आ गया, तो सी हमारे यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 2, प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से देखो तो हमारा रिलेशन कैसा बन रहा है, बी अगर हमारा 2 है, बी अगर हमारा 2 है तो सी हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 2 होगा, सी हमारा क्या है प्लस माइनस रूट अंडर 2 होगा। तो अब मुझे बताओ, तो हमें क्या कौन सा रिलेशन देखना था, ए हमारा सी के इक्वल, यानी कि ए हमारा, हमें अब ये चेक करना था, हमें कौन सा चेक करना था कि अगर ये ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो ए कोमा सी हमारा इसको बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को, इसका मतलब क्या है ए हमारा सी स्क्वायर के इक्वल होगा, ए हमारा सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 डाल देता हूँ, ए हमारा यहाँ से क्या आया था, ए हमारा यहाँ से 4 आया था तो मैंने 4 डाल दिया, देखो ए की जगह पे हमारा क्या आया था 4, और यहाँ से हमारा सी कितना आया था, सी हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 2, तो इक्वल्स टू में सी हमारा क्या है प्लस माइनस रूट अंडर 2 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा तो ये 4 है, इधर का रूट अंडर 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2। क्या ये आपस में दोनों इक्वल हैं, क्या ये आपस में दोनों इक्वल है, नहीं ये तो आपस में इक्वल है ही नहीं, ये हमारा आपस में इक्वल है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या है देयरफॉर इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। मैथ्स में आप ऐसे एग्जांपल देना, एक क्या है काउंटर एग्जांपल देना, तो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन जमेगा, थोड़ा सा आपका इंप्रेशन जमेगा, समझ रहे हो इंप्रेशन कैसे इंप्रेशन जमाते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा इंप्रेशन जमाना ये तो सिलेबस में बेशक आपके नहीं है, बट ये इसमें सब माहिर रहते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो आपको क्या करना है इंप्रेशन जमाना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, नोट कर लो 10वां क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, एक हमें सेट ए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10th सेट ए हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4, सेट बी हमारे पास दे रखा है 1 5 9 11 15 और 16, ये हमारे पास सेट बी दे रखा है। फिर उसके बाद हमें इन दोनों से बना के हमें एक फंक्शन दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है रिलेशन के फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है जिसमें है हमारा पहले 1,5 एक एलिमेंट है, फिर हमारा 2,9 एक एलिमेंट है, फिर अपने पास 3,1 एक एलिमेंट है, फिर 4,5 फिर सबसे आखिरी में हमारे पास क्या है 2,11। तो ये हमारे पास क्या है एक फंक्शन बना रखा है, एक फंक्शन का क्या है हमारा ये डोमेन और रेंज सेट है, ये हमारे फंक्शन का क्या है अगर आप ढंग से देखो तो ये हमारे फंक्शंस के आंसर्स है, कोई फंक्शन था उससे हमारा एक आंसर उन्हें तैयार कर दे दिया, हम ऐसे आंसर निकालते थे किसी फंक्शन का कि हमारा x की वैल्यू ये डालने पर y हमारा ये आ रहा है, x की वैल्यू ये डालने पर y हमारा ये आ रहा है, ये हमारा डोमेन होता था, ये हमारा रेंज होता था, तो ये हमारा क्या है आंसर लिखा हुआ। इसमें हमें पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है क्या f एक रिलेशन होगा ए से बी, हमें बताना है f हमारा रिलेशन होगा क्या ए से बी, फर्स्ट वाला हमें बताना है f हमारा क्या है रिलेशन है, रिलेशन क्या है ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बात समझना, बात देखना क्या है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझने के लिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं लिखा जो मैंने ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक मैंने बताया था कि अगर पहले वाला एलिमेंट कहीं पे अगर रिपीट हो रहा है तो हमारा क्या होगा वो फंक्शन नहीं होगा,
तो हमारा वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक्स वाला हमारा कहीं पर रिपीट कर रहा है तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो वो किसके लिए था? वो फंक्शन के लिए था। क्या वो हमारा रिलेशन के लिए था? नहीं, मैंने रिलेशन के लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताया। रिलेशन के लिए हमारा क्या होता है कि एक्स वाले एलिमेंट उठा के देखो तो 1 डालने पर हमारा 5 आ गया, 1 डालने पर 5 आ गया, 2 डालने पर हमारा क्या आ गया, 2 डालने पर हमारा 9 आया, 2 डालने पर हमारा 9 आया, 3 डालने पर हमारा कितना आया, 3 डालने पर हमारा 1 आ गया, 3 डालने पर हमारा 1 आ गया, 4 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, 4 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, 2 डालने पर हमारा 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो जो भी ये एलिमेंट्स हैं, जो भी ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे एग्जिस्ट करने चाहिए। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन हमारा ए क्रॉस बी का क्या होता है? याद करना, ए क्रॉस बी का हमारा सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी जब भी आप निकालोगे तो उसमें से जितने भी हमारे ए क्रॉस बी होंगे वो पूरा का पूरा तो रिलेशन होगा ही, बट उसका अगर आप एक सबसेट भी निकाल देते हो, उसका अगर आप एक छोटा सा सबसेट भी निकाल देते हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा रिलेशन हो जाता है, बता रखा है। तो ये भी हमारा रिलेशन है। ये मत ढूंढने बैठ जाना कि सारे एलिमेंट्स हमारे यूज होने चाहिए, आप गिनने मत लग जाना कितने हमारे बनेंगे इसके हिसाब से। अगर ए क्रॉस बी निकालो तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था, वो अलग चीज है। और ये हमारा क्या है? रिलेशन है। ये हमें एफ हमारा क्या है? रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या फर्क है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वो हमारा रिलेशन होता है, या फिर रिलेशन हमारा सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये अगर आप ए क्रॉस बी अगर सोच रहे हो कि हमारे सारे एलिमेंट कितने आने चाहिए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चौक 24। तो यहाँ पर अगर आप ए क्रॉस बी निकालते तो यहाँ पर 24 ऑर्डर पेयर बनते, बट यहाँ पर कितने हैं? 3 2 5, 5 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा ये हमारा रिलेशन है। और ये सारे एलिमेंट्स हमारे पहले ए वाला देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 2। अगर यहाँ पर 4 एक और बार नहीं भी होता, 4 हमारा एक नहीं भी होता, जैसे एक जिसमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, अगर यहाँ पर 1 2 3 मान लो ये वाला एलिमेंट नहीं भी होता, तब भी ये हमारा रिलेशन होता। रिलेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे हो वो सारे हमारे ए और बी में क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। मतलब ये हमारा ए को बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा ए को, ये हमारा ए को, ये हमारा ए को, ये भी हमारा ए को, ये हमारा बी 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 को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे या फिर ऑर्डर पेयर यहाँ पर बने। तो इस बात का आपको खास ख्याल देना है। तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या जस्टिफाई बोला? तो हाँ, तो जस्टिफाई क्या करोगे? तो यहाँ पर सिंस क्या लिखोगे इसमें? ये क्या है? पहले तो इट इज अ रिलेशन। क्यों रिलेशन है ये बताना है। तो देख क्या लिख सकते हैं? सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ, सिंस ऑल, इसमें लिखो सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा सेट ए को, हमारा सेट ए को बिलोंग कर रहा है ना। ऑल एलिमेंट्स, कहीं बाहर से तो सेट आया नहीं है। उसी तरह सिंस एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेंज हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को। देखो बी से कहीं बाहर से तो आया नहीं है, सारे हमारे बी में है, सारे हमारे बी में है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इट इज अ रिलेशन। इसलिए हमारा क्या है? ये एक रिलेशन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला वाला पॉइंट। तो नोट कर लो। अब अगला हमें क्या बताना है? अगला वाला हमारे पास है f। क्या है हमारा? f इज अ फंक्शन। अब हमारा जो ट्रिक था वो हमारा यहाँ पे काम आएगा। f हमारा क्या है? फंक्शन फ्रॉम b टू a। तो हमें कौन सा ट्रिक लगाना था कि इसमें तो हमें डोमेन और रेंज दे रखे हैं वैसे, तो 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो डोमेन के सारे एलिमेंट हमारे यूज होने चाहिए, चेक करो 1 2 3 4 सारे एलिमेंट हमारे क्या हो गए? यूज हो गए। तो ये हमारा क्या है? पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड। देखो डोमेन हमें दे रखा है, यहाँ पर ए हमें दे रखा है, तो सारे एलिमेंट हमारे यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन कि हमारा एक्स वाला कहीं पे रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखो एक्स वाला क्या कहीं पे हमारा रिपीट कर रहा है? 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारा 2, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा 2। ठीक है, जो मैं एक चीज आपको बताना चाहता था बट ये तो मेरा यहाँ पे पोपट बन गया। तो यहाँ से भी हमारा क्या है? इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों आप ऐसा लिख रहे हैं? क्यों ऐसा आप लिख रहे हैं कि 2 का इमेज क्या है? 2 का इमेज हमारा है, इमेज यहाँ से लिख देता हूँ, इमेज ऑफ 2 हमारे पास क्या है? इमेज ऑफ 2 हमारा एक तो 9 है और एक हमारा 11 है। तो यहाँ पर 2 इमेज है, इस वजह से फंक्शन नहीं है। ये बात तो आपकी सही हो गई, ये आपका किस्मत अच्छा था, ये बात आपकी सही हो गई। बट आपने जो रीजन दिया है
ये आपने जो रीज़न दिया है ये आपका एकदम सरासर गलत है। ये आपका रीज़न क्या है, एकदम सरासर गलत है। आपने देखा, आपने जो ट्रिक जो मैंने बताई थी वो ट्रिक आपने फटाफट दबा दिया, फिर अब आप बोलोगे कि कैसे ट्रिक तूने बताई थी, गलत कैसे हो गया ये ट्रिक। तो तूने उस दिन पहले तो प्रॉमिस किया था कि ये ट्रिक हर जगह पे वैलिड है, हर जगह पे वैलिड है, बट यहाँ पे फेल कैसे हो गया। मिल तू मुझे कहीं पे मिल जाएगा। तो ये हमारा फेल क्यों हुआ, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक बहुत करते हैं आजकल, मैं भी बहुत करता हूँ। वो सिली मिस्टेक की वजह से क्या है हमारे पास सिली मिस्टेक, हमने क्या करा अभी सिली मिस्टेक, ये फंक्शन हमारा B2A है, ये फंक्शन हमारा B2A है, बट हमने क्या चेक करा, ये तो हमने A to B चेक करा। B2A मतलब चेक करने का मतलब क्या है, B वाला हमारा डोमेन होगा, इस बार B वाला हमारा डोमेन होगा, यानी कि हमारा डोमेन ये नहीं, हमारा डोमेन अब ये बन गया, हमारा डोमेन ये बन गया। अगर B2A अगर चेक कर रहा है तो बताया था ना B2A अगर आप जा रहे हो तो डोमेन हमारा ये बन गया, और रेंज हमारा कौन सा बन गया, रेंज हमारा ये बन गया। B2A जा रहे हैं तो डोमेन हमारा ये बन गया, रेंज हमारा ये बन गया। तो फंक्शन नहीं है, ये तो बात सही है, ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी, ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपको ये बता दिया, ठीक है। बट आपका जो रीज़न था, किस्मत तो भाई एक समय तक ही साथ देगी, किस्मत हमेशा थोड़ी साथ देती है। तो जो आपका जो रीज़न था वो आपका गलत था। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम A to B, फ्रॉम टू B2A। अब हमें चेक करना है कि B से A तक क्या हमारा ये फंक्शन है B2A, यानी कि देखो पहला तो 1 5 9 11 15 16 1 2 3 सॉरी, हमें ये चेक करना है। अब डोमेन हमारा कौन सा है, B2A है, B2A तो हमारा ये बदल जाएगा। तो अब हमारा डोमेन कौन सा आ जाएगा, B वाला। अब हमारा डोमेन B वाला, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा इन्वर्स हो गया। तो X वाला हमारे जो कोऑर्डिनेट तो हम डोमेन लेते थे, अब हमारा ये Y वाला डोमेन हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला हमारा डोमेन हो जाएगा। तो 5 9 1 5 11। तो चेक करो कि सारे एलिमेंट्स हमारे यूज हुए हैं, 1 5 9 11। तो 1 तो हमारा कहीं पे यूज हुआ है, नहीं हुआ, 1 हो रखा है। 5 हो रखा है, 9 हो रखा है, 11 हो रखा है, 15 16 नहीं हुआ। तो पहले कंडीशन से तो हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। बट मैं आपको प्रीफर करूंगा कि क्या प्रीफर करूंगा कि पहले दोनों कंडीशन चेक करो। अगर दूसरा वाला कंडीशन हो रहा है तो हमेशा रीजन में दूसरा वाला दो, हमेशा रीजन में दूसरा वाला दो, क्योंकि दूसरा वाला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, दूसरा वाला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्योंकि अगर आप इमेज की बात करते हो तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव पड़ता है, यानी कि आपको इमेज फिर से बनाता है, आपका इंप्रेशन जमाता है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप दूसरा वाला रिविजन, अगर दूसरा वाला अगर आपके पास ये वो क्या बोलते हैं कारण है जिस वजह से फंक्शन फेल हो रहा है, तब आप दूसरा वाला रीजन दो। तो चेक करते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला हमारा क्या होता है, कहीं पे हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए डोमेन का। तो देखो इस बार हमारा डोमेन क्या है, 5 9 1 5 11। तो क्या हमारा कहीं पे इमेज क्या कहीं पे हमारा डोमेन एलिमेंट रिपीट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा 5 और यहाँ पर भी हमारा क्या है 5 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस 5 है मोर देन 1 इमेज। 2 इमेज मत लिखना, 2 इमेज मत लिखना, ये गलती मत करना। जब भी आपसे पूछे तो मोर देन 1 इमेज लिखना। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कितनी इमेज है, वो हम वैसे नीचे इसके नीचे बता देंगे। पर जब भी आप लिखो तो 5 है मोर देन 1 इमेज। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, फिर से वही इंप्रेशन वाली बात, नहीं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिखा जाता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है मोर देन 1 इमेज। क्योंकि मैथ में अगर आप जैसे 2 इमेज लिखोगे 3 इमेज लिखोगे, आपकी गारंटी नहीं है कि आपकी वो सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज ही बनाए। आप उस टाइम गारंटी ले सकते हैं कि 2 इमेज बनाए। क्या मान के चलो आपने ढंग से देखा नहीं, एक और एलिमेंट हमारा कहीं पीछे था, तो हमारा 3 इमेज ही बना सकता है, हमारा 3 ही बना सकता है, 4 भी बना सकता है। बट आपने 2 डाला है तो वहाँ पर आपके नंबर कटने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे से पूछो तो क्या लिखना हमेशा मोर देन 1 इमेज, मोर देन 1 इमेज लिख देना। मोर देन 1 इमेज लिखते ही हमारा क्या हो जाएगा कि कितने भी इमेज आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक लिखते हो कि यहाँ पर 2 इमेज हमारी बन रही है, अगर यहाँ पर 3 इमेज बन रही होती तो मास्टर आपके नंबर काट लेगा, पर नंबर तो हमें कटवाने नहीं है। तो 5 है मोर देन 1 इमेज, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयर सिंस 5 है मोर देन 1 इमेज। और कौन कौन से हमारे पास इमेज है, कौन से, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। और चेक कराने के लिए आप कैसे क्या कह सकते हो कि 5 के पास कौन कौन सी इमेज है, 5 की इमेज कौन कौन सी बन रही है, 5 की हमारी कौन कौन सी इमेज बन रही है, एक हमारे 1 और एक हमारा 4। बट आप कहोगे फिर से तो मैंने 2 दिखा दिया, मैंने 2 दिखा दिया। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि ये 2 इमेज तो मुझे मिल गई है, 2 इमेज तो मुझे मिल गई है, इस 2 के अलावा भी और बहुत सारे हो सकते हैं। बट मैंने अगर मुझे तो बस फेल ही करना था, एक काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत थी, तो एक से ज़्यादा मुझे इमेज मिल गई तो हमारा काउंटर एग्जाम्पल तैयार हो गया। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर 2 से ज़्यादा लिखते हो या यहाँ पर अगर स्पेसिफिक लिखते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे इमेज है। और अगर यहाँ पर अगर आप लिखते हो कि 5 के पास कौन कौन सी इमेज बन रही है तो एक काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम कर रहा है, एक हमारा ये काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम कर रहा है। तो आपके ऊपर मर्जी आपकी। तो हमारा ये 10th क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लो। तो 11th क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, और हमारा ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी हम खत्म ही कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है, एक फंक्शन हमें दे रखा है, अच्छा ये बता रखा है एक फंक्शन हमारा क्या है, सबसेट ऑफ z क्रॉस z। तो क्वेश्चन हमारा क्या है 11, एक फंक्शन हमारा क्या है, सबसेट है z क्रॉस z का। पहला चीज तो ये दे रखा है। दूसरी बात हमें क्या बता रखा है कि f हमारा क्या है, a b है, a b एंड a क्रॉस b। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से तैयार होगा। पहले आपको ऑर्डर पेयर बस ऐसे मिलते थे a b, बट किताब ने सोचा जो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों ने, तो थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दे दे, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा जिसमें कि a और b हमारा किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। तो ये तो हमें पता था, कोई इसमें नई बात नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है हमारा फ्रॉम z टू z, क्या ये हमारा फंक्शन है फ्रॉम z टू z, क्या ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो फंक्शन के लिए कौन से हमारे पास कंडीशन चेक करनी होती है, 2 कंडीशन। पहले के डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। तो ये तो हमारी बस की है नहीं कि डोमेन के सारे एलिमेंट हम यहाँ पे दिखा सके कि यूज हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। अगर दिखाने भी जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो हम दूसरा वाला पॉइंट चेक करते हैं ना, कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमारा डोमेन क्या है, ए बी। इस केस में डोमेन हमारा क्या है, ए बी। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये z टू z है, यहाँ पे हमें बता नहीं रखा z टू z है, और ए बी हमारा z को बिलोंग करेगा। पिछले वाले में a हमारा a को बिलोंग कर रहा था, b हमारा b को बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमें बता दिया कि b से a तक है। बट इसमें बता रखा है z टू z है, इसमें हमें क्या बता रखा है, z टू z है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन नहीं है। तो अगर किसी तरह से कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए, कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिस पे या फिर कहूँ कोई ऐसी ए बी की 2 वैल्यू मिल जाए, कोई ऐसी वैल्यू ए बी की 2 वैल्यू मिल जाए जो आपस में क्या हो, इक्वल हो। यानी कि ए बी हमारा ए बी के इक्वल अगर मैंने देख दिया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मैंने ए बी की 2 वैल्यू निकाली, मानो मैंने 2 निकाला, और किसी तरह से मैंने ए बी की एक और वैल्यू मैंने 2 निकाल दी, तो डोमेन हमारा रिपीट कर गया, यानी कि डोमेन हमारा रिपीट करना नहीं था। तो अगर मैं डोमेन को रिपीट करवा के, यानी कि डोमेन अगर हमारा एक बार भी रिपीट हो गया तब हमारा ये फंक्शन फेल हो जाएगा, तभी हमारा फंक्शन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे किसी तरह से ए बी की 2 वैल्यू निकालनी है। तो चेक कर लो, पहली चीज तो ये देखो, ये हमारा क्या है, इंटीजर्स है, ए और बी हमारा क्या है, इंटीजर है। बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, मान लो इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, 4 × 5, देखो 4 × 5 हमारा कितना आ जाएगा, 20। और वही अगर मैं -4 × -5 ले लूँ तब हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 20 आएगा, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। और देखो दोनों इंट हमारा इंटीजर, ये भी दोनों हमारा क्या है, इंटीजर, दोनों हमारा इंटीजर है। तो मिल गए हमें 2 पॉइंट। तो फिर मान के चलते हैं, लेट ए हमारा क्या है, ए हम मान लेते हैं 4 और बी हमने मान लिया 5। इस केस में हमारा ए बी कितना आ रहा है, इस केस में ए बी हमारा आ रहा है 20, ठीक है। 4 अब फॉर ए की वैल्यू, या फिर यहाँ पर इसकी जगह पे लेट की जगह पे आप इफ लिख दो। अगर ऐसा होगा तब इफ दिस तो देन दिस। इफ ए की वैल्यू अगर मैं -4 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू मैं -5 ले रहा हूँ, बी इक्वल टू में मैं -5 ले रहा हूँ, तो देन ए बी हमारा क्या आ रहा है, चेक करो। तो देन ए बी हमारा आ रहा है -4 इंटू में -5, और ये हमारा कितना है, ये भी हमारा 20 है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें लिख देना, ये हमारा z को बिलोंग करता है, ये भी हमारा z को बिलोंग करता है, ये भी हमारा z को बिलोंग करता है, ये भी हमारा z को बिलोंग करता है। ये हमारा आंसर है, कौन सा आंसर आया था, ये भी हमारा z को बिलोंग करता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारा z को बिलोंग कर रहा है और ये भी हमारा z को बिलोंग कर रहा है। बताना पड़ता है थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये दोनों सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें बता रखा है एक और भी हमारा z को बिलोंग करेगा। तो ये सारे हमारे क्या है, ए z को बिलोंग कर रहे हैं। तो सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस 20 have more than one image, therefore it is a function।
इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितनी इमेज बन रही है वो दिखा दो, जैसे पिछले वाले में 2 इमेज बन रही थी, मैंने 2 इमेज दिखा दी। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कितनी इमेज बन रही दिखाओ, तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि क्या है, z हमारे क्या है, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो हमें इनफाइनाइट तक ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे करते करते हमारे कितने साल लग जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 12, नोट कर लो। तो आखिरी क्वेश्चन बचा है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारे पास है। कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस भांति से है कि एक हमें सेट दे रखा है ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 9, 10, 11, 12 और एक 30। एक सेट ए है हमारे पास, और हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन हमारा क्या है, ए से लेकर एन तक। तो डोमेन हमारे ये एलिमेंट्स होंगे और रेंज हमारा एन होगा। ठीक है, ये बता रखा है, हमसे बता रखा है कि एक एफ एन जो हमारा फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, प्राइम फैक्टर ऑफ एन, प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। हमें रेंज निकालने के लिए कह रहा है इसका, तो यानी कि हमें रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। क्या रेंज हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं, वो तो कोडोमेन है। अब तक तो बहुत बार बता दिया, बहुत बार बता दिया। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, हमें फंक्शन दे रखा है जो ए से एन तक जा रहा है, और जिसमें कि हमारा एफ एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है ये समझ एक बार, अगर किसी को नहीं पता तो, क्योंकि मेरे जैसे भी कुछ बच्चे होते हैं। अगर मैं 3 या फिर मैं लेके चलता हूँ, मैंने मान लिया 3 to 6, क्या ले सकते हैं, 7 लेके देखो एक बार। 7 का देखो तो 1 into 7, या फिर इसको अगर मैं फैक्टर बोलूँ तो 1 और 7, 1 into 7 नहीं, 9, 7, 6, 2 into 1, 3 into 3 2 6, क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ। अच्छा, अगर मैं जैसे मैं यहीं लेके चलता हूँ, ये हमारा 9 है, ये हमारा 9 है, मैं इस 9 को यहाँ पे मैं ले लिया। अगर मैं इसका फैक्टर निकालूँ तो फैक्टर हमारा क्या होता है, एक तो 3 और एक 3 है, तो हमारा क्या है इसका फैक्टर, एक तो 3 है और एक हमारा क्या है 1 है, 3 और 1 है। ठीक है, दोनों हमारे फैक्टर है, जिसमें से हमारा प्राइम क्या है, इसमें तो दिख ही रहा है प्राइम हमारा क्या है, 3 है। वैसे अगर मान के चलो 1 अगर हमारा प्राइम होता, 1 अगर हमारा प्राइम होता तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो इन दोनों में से हमारा हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, हाईएस्ट प्राइम। अगर मान लो 1 हमारा प्राइम होता है, जैसे कि 1 तो हमारा नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 मान के चलो प्राइम है, तो इन दोनों में से हमारा हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, जाहिर सी बात है हमारा 3 है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाता है 3। तो उसी तरह हमें इन सबके निकालना है, तो हमारा ए है, तो पहले देखते क्या, एफ ऑफ 9, जैसे कि दे रखा है एफ ऑफ 9 हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 का प्राइम फैक्टर एक तो 1, 3 और एक खुद 9 भी तो फैक्टर है, बट ये क्या प्राइम फैक्टर है, 9 क्या हमारा प्राइम फैक्टर है, नहीं, ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक बार तो क्या करना था अपने को इसको हाईएस्ट प्राइम निकलना था। पहले तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, इसका पहले फैक्टर कर लेते, तो फैक्टर से क्या होगा, 1, 3 और एक 9 भी इसका फैक्टर होगा, तो हमारा फैक्टर ये 3 फैक्टर हो गए। अब इसमें से क्या बोल रखा है, पहले तो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर, तो बाकी बात तो प्राइम वाले को छोड़ कर आगे हटा दो। तो प्राइम इसमें से कौन सा है हमारा, एक 3 और 9 क्या हमारा प्राइम है, नहीं, 3 भी हमारा प्राइम नहीं है, तो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या बचा, 3 और हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी कि सबसे हाईएस्ट, तो इसमें तो ये 3 ही है। चलो अब देख लेते हैं F10 को अगर मैं ब्रेक करूं, F10 को अगर मैं ब्रेक करूं तो पहला क्या हो सकता है, पहले तो एक 1, दूसरा हमारा 2, फिर हमारा 5 और एक, तो 5 10 और एक 10, तो हमारे पास ये फिर कुछ फैक्टर है। इसमें से हमारे कौन सा चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए, तो बाकी बात हटा दो। तो 10 हमारा क्या है, कॉम्पोजिट, और 1 हमारा नॉर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट आप नहीं बोलना, जैसे अगर आप क्वेश्चन में जैसे आप अभी आप हटा रहे हो तो आप रीजन दे रहे हो, जैसे कि 10 हमारा क्या है, कॉम्पोजिट है, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो कॉम्पोजिट मत बोलना, इसे नॉट प्राइम बोलना, नॉट प्राइम, तो नॉट प्राइम, तो मैंने भी कॉम्पोजिट बोला तो सॉरी उसके लिए, तो क्या बोलना है आपको, नॉट प्राइम। अच्छा F11 में क्या होगा हमारा 1 और 11, 1 हमारा क्या है नॉट प्राइम, तो 1 हमारा चला जाएगा। फिर F11 के बाद F12 में हमारा क्या हो जाएगा, पहले 1 फिर 2 हमारा, फिर 3 फिर हमारा 4 फिर हमारा 6 और एक 12 खुद, एक हमारा 12 खुद। तो इसमें से हमें कौन से चाहिए, प्राइम, तो 1 हमारा नॉर प्राइम, 4 हमारा नॉर प्राइम और 6 भी 12 और 12 भी हमारा क्या है नॉर प्राइम, तो ऐसा कुछ हमारा आ गया, ये हमारे नॉर प्राइम। फिर हमारा F13 देख लो,
F13 हमारा, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो एक तो 1 और एक 13, तो 1 हमारा क्या है, नॉर प्राइम। अब देख लो, अब क्या बोल रखा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, इनका रेंज है, हमें रेंज निकालना है। तो रेंज हमारा क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो क्या इन सभी का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो हमारा 13 है, तो 13 हो जाएगा। नहीं, इन सभी का नहीं बोल रखा, Fn का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, यानी कि जब हमने F9 निकाला तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, पहले तो हमारा 3, फिर हमारा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ F10 क्या है हमारे पास 5, फिर हमारा F11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास 11, फिर हमारा F12 का फिर से 3 और F13 का हमारा 13। तो ये हमारा रेंज सेट तैयार हो गया। सेट है, सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम लिख देंगे। तो हमारा ये 3, 5, 11 और 13, तो ये हमारा रेंज निकल गया और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज भी खत्म। तो ये हमारा क्या है, रेंज सेट। रेंज सेट में हमारा क्या बोलते हैं, नंबर हमारा रिपीट नहीं होता, पता ही होगा यार। अब तो सेट्स भी खत्म हो गया, अभी हमारा रिलेशन एंड फंक्शन भी खत्म हो गया। तो हाँ, तो ये हमारी खुशखबरी कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन भी हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं, शायद पक्का नहीं है। तो हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति, जिसे ये बोल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री देखने से पहले मैं आपको छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। क्या है सजेशन, 10th का जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, 10th का जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, वो आप पूरा एक बार है ना ऊपर से एक बार रिवाइज कर लेना। पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कितना आधे घंटे में पूरा 10th का जो है ऊपर से एक बार रिवाइज कर लेना। जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे तो मैं कोशिश कराऊंगा कि मैं रिवाइज करा दूँ, वो तो मैं करवाता ही सब में, मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रैप से उठाऊँ। तो आप एक बार फिर भी ट्राई करके देख लेना कि अगर आप समझ के आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्या बोलते हैं, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएंगे फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या करना है आपको, क्या आपका टास्क है, आपका टास्क ये है कि 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आप एक बार रिवाइज करके आ जाना। एप्लीकेशन वाले मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन अगर आपको एग्जाम वगैरह है उसमें आपसे पूछा जाए तब आप एप्लीकेशन पढ़ के आना। बट अगर आप मेरे से पूछो तो एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ के आना और पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मैं बोल दूँ जो कुछ छोड़ दो, कुछ ये कर दो, पूरा पढ़ के आना। और उसके बाद हमारा पाइथागोरस वगैरह यूज़ होगा ही, तो मैं आपको बताते रहूँगा। तो ट्रायंगल वगैरह कैसे हम साइन थीटा एंगल निकालते हैं ट्रायंगल से, फिर हमारे फॉर्मूले से, हमारे जितने फॉर्मूले थे, हमारे एंगल फॉर्मूले थे, जैसे sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस, ऐसे करते करते फिर हमारा sin थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो ये सारे आप क्या करने लगे, एक बार रिवाइज कर लेना। फिर हमारे कोऑर्डिनेट फॉर्मूले, वो सब तो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो कोऑर्डिनेट वगैरह, रेंज, डोमेन, सब कुछ हम बताएंगे उसका भी। और एक और चीज़, वैल्यूज़ भी एक बार याद कर लेना कि वैल्यूज़ हम कैसे याद करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ थी वो एक बार आप याद कर लेना, क्योंकि आज आप 11th में आ गए हो। 11th में यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपका, 11th में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत कुछ महसूस कर लिया होगा। अगर आप साइंस से हो तो बहुत कुछ पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, मानता हूँ मैं, कोई उसमें दोहराई बात नहीं है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ही पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही होगी आपको। अभी आपको मतलब समझ में, आपको रात की नींद उड़ चुकी होगी, मैं ही समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी साइंस लिया था। बेशक जरूरी नहीं है साइंस वाले भी, कॉमर्स वालों को भी समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, क्या करें, कौन सी बुक्स लें, कौन सी बुक्स ना लें। क्योंकि अगर साइंस में बोलूँ तो साइंस में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो वो उठा के हम अपना काम चलाते रहते हैं। बट अगर आप कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में आपको बुक्स में सबसे पहले घूमते रहते हैं बच्चे कि हम कौन सा बुक्स पढ़े, कौन सा बुक ना पढ़े। मैंने तो ये भी सुना था क्या इकोनॉमिक्स का एक तो क्या रहता है, ये माइक्रो, मैक्रो, बिजनेस वगैरह। तो मैं किसी को नहीं बोल रहा था किसी का भी आसान है, आर्ट्स वालों का ही मुश्किल है। मैंने आर्ट्स वालों को छोड़ दिया, क्योंकि आर्ट्स वाले तो यहाँ पर आएंगे नहीं, आर्ट्स वालों का मैथ्स होगा नहीं, कोई रेयर ही होगा जिसने आर्ट्स के साथ मैथ्स ले रखा है। तो मैं उसके लिए बोलूँगा, उसके लिए मुश्किल है, उसको भी अपना आर्ट्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो उसको भी आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें भी वास्ट सिलेबस है, उसको रटना पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप ही एक अकेले नहीं है जो आप ज़्यादा टेंशन में, ज़्यादा परेशानी में। आपके साथ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके साथ 11th में हैं, सब के सब, यानी मैं 90% बोलूँ सब के सब क्या है, परेशान है। 10% वो कौन से हैं जो ऐसी हवाबाजी में, जिन्होंने ऐसे पढ़ रहे हैं, हवाबाजी मतलब टाइम पास कर रहे हैं। तो 10% को मैं छोड़ के बोल रहा हूँ। तो आप 90% में, 90% में हो, अगर आप परेशान हो तो आप सही ट्रैक पे हो। आप 90% में जो आप परेशान हो, एकदम आप सही ट्रैक पे हो। कोई गलती मत करना, अभी दुखी हो, वो सब अभी चलता रहेगा। आपको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन वगैरह, फ्रस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके को प्रेशर आ रहा होगा, क्या करेगा आगे, क्या करेगा अभी, कैसे क्या करना है। कोई टीचर आपको ऐसे समझाएगा, कोई आपको एकदम से कॉन्सेप्ट यहाँ पे नए देख रहे होगे, बिल्कुल मत डरना, सब हो जाता है। क्या बोलते हैं टाइम इज़ द बेस्ट हील। एक सबसे बड़ा हील क्या है, टाइम है। टाइम के साथ साथ अब ये सब कुछ क्या होगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। आप एक टाइम पे इसके बाद इसके मास्टर्स भी होने लग जाओगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यही मैं बोलना चाहता था, मेहनत करते रहो,
मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। अगर अभी आप डर के बैठ जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे, तो ये आगे चले कुछ नहीं होगा। सब आपका जितना भी आपने मेहनत किया था अभी तक, जब तक आपने 10th तक जितनी मेहनत करी थी, अगर आप 11th में आगे छोड़ दोगे, क्योंकि 11th में आपको शायद पता नहीं है, बट आपने सुना भी होगा अब तक, जो 11th बहुत ज़्यादा हार्ड है, 12th से भी हार्ड है। हार्ड मैं नहीं बोलूँगा, हार्ड नहीं है 11th मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मतलब है थोड़ा बहुत हार्ड, मतलब कंपैरेटिवली 12th से थोड़ा सा हार्ड है, उतना भी हार्ड नहीं बोलूँगा, क्योंकि पढ़ाई है तो पढ़ाई तो हार्ड मान के चलो, तो हार्ड तो होगा ही। हार्ड इसमें ये होता है कि आप पहले तो लेट एडमिशन होता है आपका, अगस्त सितंबर में आपका एडमिशन होता है, 3-4 महीने आपके वैसे ही चले जाते हैं। नॉर्मली आप अप्रैल से आपका शुरू हो जाता है, बट आपका स्कूल में एडमिशन, ट्यूशन में एडमिशन, ये बुक्स वो बुक्स, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स फंस रहे हैं, ये आपके एडमिशन में ये आपकी दिक्कत आ रही है, ये सब करते करते आपका अगस्त से चला जाता है। किसी किसी का तो मैंने देखा है सितंबर अक्टूबर में एडमिशन होता है, मेरा अगस्त के लास्ट में हुआ था, और मेरा ट्यूशन लेते लेते मेरा सितंबर पार हो गया था। तो मैं मानते हुए चल रहा हूँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। तो ये अभी आपका मई चल रहा है, तो अगर आप मेरे से पूछें तो आप एक सब्जेक्ट है, आप अपना एक सब्जेक्ट लेके चलो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मैं बोलूँ अगर आपसे पॉसिबल है तो सारे सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो कम से कम एक सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप अभी से शुरू कर दो। जैसे आपको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स अभी शुरू कर दो। और ऐसे शुरू करने का मतलब ये नहीं है जो सिर्फ लेक्चर देखने गए, शुरू करने का मतलब ये है शुरू तो आपको सब कुछ करना है, फिजिक्स भी शुरू करना है, केमिस्ट्री भी शुरू करना है, अगर आप कॉमर्स है तो बिजनेस भी शुरू करना है, शुरू सब कुछ करना है। बट आपको अगर आपको जैसे मैथ्स पसंद है तो आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स से फोकस दो, ठीक है, मैथ्स से बहुत ज़्यादा फोकस दो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ से अगर आपका जब आप आखिरी पे जाओगे, अगर आपका मैथ्स पे अगर अभी से आप फोकस दोगे, अगर मैं अपने लेके बता रहा हूँ, तो आपका पहले तो मैथ्स में इंटरेस्ट बन जाएगा, आप उससे क्या बोलते हैं, आपको गेट टुगेदर हो जाओगे, आपको आदत हो जाएगी वैसे मैथ्स में आपको फंसने में, तो आप नॉर्मली करते चले जाओगे। उस टाइम पे आपको उतना लोड नहीं रहेगा अगस्त सितंबर में, जब आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रहेगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो। तो मेरे हिसाब से अभी अगर मान के चलो अगर तीनों आपसे हो पा रहा है तो तीनों आप करो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। जहाँ तक कि मेरे ध्यान में आ रहा है तो तीनों तो कोई अभी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे क्या करो, एक सब्जेक्ट आप सबसे पहले प्राइमरी रखो, जो इस सब्जेक्ट को मुझे क्या करना है एकदम मजबूत कर लेना है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको आप आराम से पढ़ते हो, आराम से पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं उनको भी, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ते रहो, वो सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो टेंशन में हो, टेंशन मत लो, कौन से बाबा रामदेव की गोली खाओ, टेंशन भूल जाओ। और तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। 10th का एक बार आप रिवाइज करके आना। अगले में हम क्या करेंगे, हमारा यही करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय।